360 में पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाए गए कवानीन कितने फायदेमंद साबित हो रहे हैं। भारत में शहरियत के नए कवानीन पर एहतजाज करने वाले भारतीय नजाद अमरीकी क्या कहते हैं, और क्या आप जानते हैं कि LG यानी काई कार्बन से पाक ईंधन और खुराक मुहैया करने का जरिया बन सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशियात और जुराइम की रोकथाम के इदारे UNODC के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग की सबसे बड़ी वजह जबरी मुशक्कत है। इसके अलावा ज़बरदस्ती भीख मांगने और जिनसी इस्तेहसाल के लिए भी बच्चों को और ख़वातीन को ख़रीदा और बेचा जाता है। सन 2018 और 19 के दौरान पाकिस्तानी ख़वातीन को जाली शादियों की गर्ज से चीन ले जाए जाने की खबरें सारी दुनिया के मीडिया की हाईलाइट्स बनी। सन 2018 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ 2 कवानीन मंजूर किए। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशियात और जुराइम से रोकथाम के इदारे UNODC की मदद से तैयार किए गए इन कवानीन का मकसद इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने वाले अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और साथ ही साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतों को बेहतर बनाना भी शामिल है। इन नए कवानीन के तहत इंसानी स्मगलर्स और इन जुराइम में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं दी जा सकती हैं। UNODC के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिनके बाशिंदे गैर कानूनी तरीकों से यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश करते हैं, और इन तरीकों में इंसानी स्मगलिंग बहुत नुमाया है। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक सन 2017 में 6,500 से जायद पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर ईरान के रास्ते यूरोपीय ममालिक में दाखिल हुए। इस साल के दौरान 27,500 से जायद पाकिस्तानियों को यूरोपीय ममालिक, तुर्की और ईरान से डिपोर्ट किया गया। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक सन 2018 में इंसानी स्मगलिंग के 7,037 केसेस दर्ज हुए, जिनमें से 6,343 केसेस को निपटा दिया गया। इन केसेस में 348 केसेस ऐसे थे जो इंसानी स्मगलिंग के 2018 के नए कवानीन के तहत रजिस्टर किए गए थे। पाकिस्तान में नए कवानीन बनने से इंसानी स्मगलिंग में कितनी कमी आई है और इसके मौसर नफाज में क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के वकील ज़िया अहमद आवान, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवाले से उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। ज़िया साहब, नए कवानीन से क्या तब्दीली आई है या आ सकती है? क्या आप समझते हैं कि इस मसले के मौसर हल के लिए ये जो 2018 में कवानीन बनाए गए वो मुकम्मल हैं? देखिए, बात ये है कि पहले भी हमारे यहाँ कवानीन मौजूद थे और अब ये नए कवानीन भी बहुत अच्छी बनाए हैं, लेकिन कवानीन का क्या है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। और बात जो अलमिया है वो यही है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का भुगतान है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ये मसला हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रैफिकिंग के हवाले से, ये ट्रैफिकिंग एक बड़ा बहुत आपको पता है ऑर्गेनाइज क्राइम है पूरी दुनिया में। एक तीसरे नंबर का जो सबसे ज्यादा जो लुक्रेटिव बिजनेस है, इलीगल बिजनेस, और इसमें लोग फंस जाते हैं। और हमारे पास जो एजेंसी इनको हैंडल करती है वो बहुत ही टाइनी है। दे आर नॉट एबल टू हैंडल ट्रैफिकिंग इशू बिकॉज FIA बहुत छोटी है और उसको इतनी चीजें गवर्नमेंट ने दे दी हैं। और अभी रिसेंटली जो NAB के बाद उनको करप्शन के भी काम दे दिए हैं, उससे पहले साइबर क्राइम उनको दिया, तो वो कोई भी काम ढंग से कर नहीं पा रहे। और ओवरऑल सिविल सोसाइटी के साथ उनका कोई रिलेशन है। अभी जो रिजीम है हमारी गवर्नमेंट, वो दे डोंट लाइक सिविल सोसाइटी एट ऑल। जो देख रहा हूं कि मैं जिस तरह से सिविल सोसाइटी श्रिंक कर रही है, और इवन UN के जो इदारे हैं वो भी टोकन में सिविल सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। और सिविल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पाकिस्तान के बहुत पोरस बॉर्डर्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे मसाइल हैं, उनको हैंडल करने में दे कांट हैंडल सिंगली। उसमें जब तक इंटरनेशनल कोऑपरेशन और बहुत बड़े लेवल पे कोऑपरेशन और सिविल सोसाइटी का कोऑपरेशन नहीं होगा और ये लॉज की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, लॉज में जो बाकायदा चैप्टर दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना है, ये तो लॉ के अलावा कि एक तो पनिशमेंट होती है लॉ के अंदर और उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है। लेकिन अब तो जितने नए लॉ आ रहे हैं
اس کے اندر یہ بھی دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی کیا کیا ہے, انہوں نے کون کون سی چیزیں کریٹ کرنی ہے ٹو امپلیمنٹ دس لا. تو ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی اگر انکارپوریٹ کر دیں, جو سرکاری اعداد و شمار ہمیں نظر آتے ہیں انسانی اسمگلنگ کے, خاص طور پہ جو FIA کی طرف سے دیے گئے ہیں یا جو دوسرے اداروں کی طرف سے سامنے آتے ہیں, اس کو کیا ہم کمپلیٹ پکچر سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہی کمپلیٹ اعداد و شمار ہیں یا اس کے علاوہ مس رپورٹ بھی ہوتے ہیں کچھ؟ دیکھیں یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایئرپورٹس کے روٹس ہیں ادھر سے بھی بہت ساری جو ہے نا ٹریفکنگ ہوتی ہے اور بہت ساری فارمز میں ہوتی ہے. اس کو ہم دیکھیں نا, اڈاپشن کے حوالے سے ہوتی ہے, اس کے علاوہ ویمن اینڈ چلڈرن وزٹ ویزا پہ کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی قطر جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, وہ وہاں پہ پھر ٹریفکنگ کا پارٹ بن جاتے ہیں. تو پاکستان کی جو لڑکیاں آپ کو دبئی کے جتنے آپ جائیں ڈانس کلب میں آپ کو ملیں گی, تو وہ کہاں سے چلی جاتی ہیں؟ ان کو تو کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا. عورتیں تو زیادہ نہیں جا رہی. جو یہ جو مند بلو والا یا ایران والا راستہ ہے, اس میں تو زیادہ تر جو ہے وہ ہیومن اسمگلنگ ہوتی ہے, لیکن ٹریفکنگ جو ہے وہ تو ایئرپورٹس کے ذریعے بھی ہوتی ہے. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا بہت پورس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اوور آل چائنا کے ساتھ, اور پھر باقی جو ہمارے کرنے کے لیے بہت اسٹریٹجک جو ہے نا اس کی ضرورت ہے کہ اسٹریٹجی کوئی ہونی چاہیے. اور لیکن ایک چیز اویئرنیس کے اویئرنیس کے حوالے سے اگر آپ بتا سکیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ کتنا فکر مند ہوں ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن اسمگلنگ کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے کتنی اویئرنیس ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں دوبارہ دہرائیں گے پلیز. جی میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو کتنی اویئرنیس ہے اس حوالے سے اور پاکستان کو کتنا اس پہ فکر مند ہونا چاہیے, اگر آپ کوئکلی اس کو رسپونڈ کر سکیں. There is hardly awareness. میں آج کل ایک جسٹس سیکٹر کا پروجیکٹ ہے جس میں 1000 لائرز, ججز, پروسیکیوٹرز کو میں ٹرین کر رہا ہوں. آپ کو بتاؤں کہ 98% لائرز, پولیس یا پروسیکیوٹرز, ججز, ان کو ہیومن اسمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ کے جواب بنے 2018 میں ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. بہت شکریہ. آپ نے بالکل جس طرح سے وجہ فرمایا کہ ابھی تک جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جنہوں نے کرنی ہے ان کے پاس بھی اس کی اویئرنیس نہیں ہے, تو پاکستانی عوام تک اس کی اویئرنیس کس طرح سے ہوگی. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور ہم سے بات کرنے کا. جنوری کا مہینہ امریکہ میں انسانی اسمگلنگ کے بارے میں آگہی پیدا کرنے کے لیے وقف کیا گیا ہے. ایک نان پروفٹ گروپ ورلڈ چلڈرن کے مطابق دنیا میں بچوں سمیت 2 کروڑ 10 لاکھ افراد انسانی اسمگلنگ کا شکار ہوتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر غیر قانونی تارک وطن ہسپینک خواتین ہیں, جن کا پتہ لگانا بھی کافی مشکل ہے کیونکہ وہ اپنے غیر قانونی اسٹیٹس کے باعث قانونی اداروں سے رجوع کرتے ہوئے ڈرتی ہیں. صبا عائشہ خان سے جانتے ہیں ایک ایسی ہی خاتون کی کہانی. غیر قانونی طور پر امریکہ میں آئی ہوئی خواتین اکثر انسانی اسمگلنگ کا شکار بنتی ہیں. ماہرین کہتے ہیں کیونکہ وہ ملک بدر ہونے کے خوف سے چھپ کر زندگی گزارتی ہیں تو ان کے جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں شکار بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. کچھ کیسز میں خواتین صفائی کا کام کرتی ہیں. مالکان ان کا پاسپورٹ چھین لیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں. وہ انہیں ان کے گھر والوں سے بات نہیں کرنے دیتے. ان میں زیادہ تر خواتین ہسپانوی ہیں. ہیری الوریز یونیورسٹی آف میریلینڈ کے سیف پروگرام میں سوشل سروسز کی ڈائریکٹر ہیں. یہ پروگرام ہیومن ٹریفکنگ اور استحصال کا شکار مزدوروں کی مدد کرتا ہے. غیر قانونی تارکین وطن پولیس سے مدد مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں. امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق جرائم پیشہ تنظیموں نے 2018 میں انسانی اسمگلنگ کے ذریعے $150 ارب کمائے, جبکہ نیشنل ہیلپ لائن کو 41,000 کالز موصول ہوئی. اگر مردوں کی بات کریں تو آپ کو کنسٹرکشن, بزنس اور زراعت کے شعبے میں متاثرین نظر آتے ہیں, جبکہ شکار بننے والی خواتین مساج پارلرز اور گھریلو کام کاج میں ملتی ہیں. جو جورانمو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی میں تحقیقات کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کو خطرہ زیادہ ہے. اور انسانی اسمگلنگ کرنے والے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ غیر قانونی تارک وطن ہونے کے باعث قانونی اداروں کا سامنا نہیں کر سکتے اور مجرمان اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میریلینڈ کی مونگمری کاؤنٹی میں بڑی تعداد میں ہسپانوی آباد ہیں. مقامی قانون ساز کہتے ہیں اس موضوع پر بات کرنا اہم ہے.
to, meet people who have been and beaten and drugged. लोगों को मारकर नशे में करके जबरन उनके साथ जिस्मानी ज्यादती की जाती है और उनसे मजदूरी कराई जाती है। हुकाम सोशल मीडिया पर एहतियात की तलकीन भी करते हैं। वो कहते हैं बहुत से मुजरिम गिरोह ऑनलाइन नौकरियों का लालच देकर मासूम लोगों को फंसाते हैं। क्रिस्टीना काइसारो स्मिथ के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी महकमा खारजा की गुज़िश्ता साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका उन 3 ममालिक में से एक है जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे ज्यादा वाक़यात होते हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अमरीका में जनवरी का महीना ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक आगाही फैलाने के लिए वक्फ किया गया है और अब इसके सद्देबाब और आगाही के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। नीलोफर मुगल हमें एक ऐसी ही ट्रेनिंग में लेके जा रही हैं जो होटल और हॉस्पिटैलिटी स्टाफ को दी जा रही है। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर वुड ब्रिज के पुलिस डिपार्टमेंट के ये एहलकार आज अपनी ड्यूटी पर नहीं, लेकिन वो एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज हम यहाँ पर इंसानी स्मगलिंग के हवाले से एक ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग मुख्तलिफ इदारों और होटल मैनेजमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए मुनक्किद की गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग के वाकयात ज्यादातर बड़े होटल या छोटे मोटेल में पेश आते हैं, क्योंकि ये ग्रुप अपने शिकार को लेकर ज्यादातर ऐसी ही जगहों पर रखते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसी जगहों का अमला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक किसी सूरत हाल की शनाख्त करने के काबिल हो। We find it to be helpful because हमारे नजदीक ये ट्रेनिंग मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि लोग चीजों के बारे में रिपोर्ट करना नहीं जानते या इस बारे में समझ नहीं सकते। लिहाजा यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों के अमले को इंसानी स्मगलिंग की अलामात के बारे में आगाही देने से वो इस तरह के वाकयात पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रोकथाम के लिए ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलकर दी जा रही है, जिसे ब्लू कैंपेन का नाम दिया गया है। इसके मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कई अलामात के जरिए शनाख्त किया जा सकता है, जैसे होटल में लाए जाने वाले मुतासरा फर्द का परेशान या जख्मी होना, इसके पास सामान ना होना, इसका नौउम्र होना और एक ही कमरे में कई अफराद का आना जाना। मेरे ख्याल में ये एक अहम इशू है और यकीनन इसे वो अहमियत नहीं दी गई इसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे खुशी है कि अब इस पर बात की जा रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा अफराद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हैं। आलमी सतह पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से सालाना $150 बिलियन मुनाफा कमाया जाता है। इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वालों का कहना है कि वो अब इंसानी स्मगलिंग के शिकार अफराद की निशानदही आसानी से कर सकते हैं। इससे मुझे बहुत मदद मिली है, क्योंकि मैं फैमिलीज के साथ काम करती हूँ। कभी कभार वो इस बारे में नहीं जानते, वो नहीं जानते कि ऐसा कुछ हो रहा है। हो सकता है कि वो ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हों और वो डर की वजह से इसे रिपोर्ट न करना चाहते हों। इस ट्रेनिंग से हमें कुछ ऐसी अलामात समझने में मदद मिली जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं था। अब हम लोगों को इस तरह की सूरत हाल से निकालने में मदद कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का ये कहना है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक आगाही फैलाने के लिए मकामी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सरकारी महकमों, कानून नाफिज करने वाले इदारों, ट्रांसपोर्टेशन और एयरलाइन इंडस्ट्रीज को भी इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। चीन में नोवल कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद कम से कम 213 हो गई है। दुनिया भर में इस वक्त 10,000 से ज्यादा अफराद में नोवल कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी। आलमी इदारा सेहत ने इस वायरस की वजह से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। पाकिस्तान ने चीन से अपनी तमाम परवाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी है। ताहम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ये मुअत्तली फिलहाल 2 फरवरी तक के लिए है। चीन के अलावा इस वक्त एशिया से लेकर यूरोप, मशरिक़ वस्ता और शुमाली अमरीका के कम से कम 20 ममालिक में इस वायरस का शिकार अफराद की तस्दीक हो चुकी। कई ममालिक की हुकूमतें अपने शहरियों को चीन के सफ़र से इज्तनाब करने के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर चुकी। अमरीकी महकमा खारजा ने भी अपने शहरियों को चीन का सफ़र न करने की हिदायत जारी की हैं। आज अमरीकी सेनेट में जारी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के लिए डेमोक्रेट्स के मुतालबे पर मजीद गवाहान की तलबी के लिए वोटिंग होगी। अलबत्ता माहिरीन के मुताबिक सेनेट में हुक्मरान जमात रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत होने की वजह से सेनेट से मजीद गवाहान की तलबी की मंजूरी न मिलने का इम्कान है। गालिब इम्कान यही है कि बहुत जल्द सदर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगी और उन्हें तमाम इल्जामात से बरी कर दिया जाएगा। इस खबर की अपडेट्स और मजीद खबरों के लिए और उन पर तज्जियों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पे आ सकते हैं
اور ان خبروں پر آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ بھارت میں شہریت کے نئے قوانین NRC اور NPR کے خلاف طلبہ تنظیموں اور مسلم شہری حقوق کی نمائندہ تنظیموں کی طرف سے مسلسل احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہونے والا احتجاج اس وقت پرتشدد شکل اختیار کر گیا جب بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے باہر شہریت کے نئے قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والے طلبہ پر ایک نامعلوم شخص نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ایک سٹوڈنٹ زخمی ہوا۔ سوشل میڈیا پر واقعے کی ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں ایک شخص ہاتھ میں پستول پکڑے فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے عقب میں کچھ ہی فاصلے پر پولیس اہلکار بھی کھڑے ہیں۔ انڈین میڈیا کے مطابق حملہ آور نے دلی پولیس زندہ باد اور یہ لو آزادی کے نعرے لگائے۔ بھارتی حکومت نے گزشتہ برس ہمسایہ ممالک پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایسے تارکین وطن کو بھارتی شہریت دینے کا قانون منظور کیا جو اپنے ملکوں میں ظلم اور مشکل حالات کے سبب بھارت آنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تاہم ان تارکین وطن میں مسلمان شامل نہیں ہیں۔ اس قانون کے خلاف بھارت کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں اس قانون کی منظوری کو تجزیہ کار اور بھارتی نژاد امریکی کیسے دیکھتے ہیں، عمران جدون نے جاننے کی کوشش کی۔ بھارتی حکومت کے شہریت کے لیے نئے متنازع قانون کے خلاف بھارت میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس قانون پر انسانی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ پاکستان اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں کام کرنے والے انڈین امریکنز اس نئے قانون پر اپنا رد عمل کچھ یوں دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی امتیازی بل ہے۔ اس سے صرف کچھ اقلیتوں کو ہی اجازت دی جا رہی ہے، نہ کہ تمام اقلیتوں کو جیسے کہ یہ بل ہونا چاہیے تھا۔ یہ مجھے بالکل امریکہ کے مسلم بین کی طرح لگتا ہے۔ جو انہوں نے بل پاس کیا ہے یہ میرے خیال سے تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک کافی جو قومیں ہیں ان کے وار خلاف ہے۔ آج مسلمان کے وار خلاف ہے، یہ کل کو سکھ کے وار خلاف بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شہریت کے نئے قانون کے خلاف اس ہفتے بھارتی نژاد امریکیوں نے واشنگٹن ڈی سی اور امریکہ کے کئی دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے کیے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کا احتجاج ہندوستان کے آئین اور سیکولر اقدار کے تحفظ اور انتہا پسندی کے خلاف ہے۔ The spirit of India and the spirit of Indians and the spirit of Indian Americans is inclusive. دوسروں کو ساتھ ملا کر چلنا انڈینز اور انڈین امریکنز کے مزاج کا حصہ ہے اور اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے۔ وہ کوشش کریں گے لیکن وہ ہمیں الگ نہیں کر سکتے۔ یہ قوانین اور یہ پالیسیز خاص طور پر مسلم برادری کو نشانہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور انڈیا اس طرح کی تقسیم اور تفریق کا ملک نہیں ہے۔ اس ہفتے انڈین امریکن مسلم کونسل نے امریکی کانگریس میں بھارتی شہریت کے قانون کے بارے میں ہونے والی ایک بریفنگ میں امریکہ اور دیگر ملکوں پر زور دیا کہ وہ بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھائیں۔ بھارتی حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایسا قدم جو سزا سے بے خوفی کے اس کلچر کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے دنیا کے لیے تشویشناک ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں امریکی حکومت، انتظامیہ اور کانگریس کے لیے ضروری ہے کہ ان معاملات پر اپنی تشویش کا اظہار جاری رکھیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق شہریت کا یہ قانون ہمسایہ ملکوں میں رہائش پذیر اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے ان کے وعدے کی تکمیل ہے، اور یہ کہ انہوں نے اس قانون کے ذریعے تاریخی ناانصافی کو درست کیا ہے۔ دوسری طرف بھارتی سپریم کورٹ نے اس قانون پر عمل درآمد روکنے کے لیے دائر کی گئی 140 درخواستوں کی سماعت کے بعد مودی حکومت سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہوا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کا جواب سنے بغیر قانون کے نفاذ کو روکنے سے انکار کیا ہے۔ ایسے میں امریکہ میں مقیم بھارتیوں کو امید ہے کہ اس نئے قانون سے شہریوں کے مساوی حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔ کائی کو عموماً سمندروں اور تالابوں میں زہریلا تعفن پیدا کرنے کی وجہ سے بری چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی کائی ایک فصل کی حیثیت سے کھارے پانی یا صحراؤں میں کاربن سے پاک ایندھن اور خوراک مہیا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو کی ایک لیبارٹری کائی سے فائدہ حاصل کرنے کے طریقوں پر تحقیق کر رہی ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک خلیے والا پودا الجی تالاب کی کائی کی وجہ بنتا ہے۔ اکثر لوگ کائی کو مضر سمجھتے ہیں، لیکن کولوراڈو کی نیشنل رینیوبل انرجی لیب میں سائنسدان اس کائی کو ایندھن اور خوراک کے قابل استعمال بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم اس لیبارٹری میں اس لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ کائی سے بہت سے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
काई को कम गहरे पानी में एक फसल के तौर पर उगाकर फायदा लिया जा सकता है। काई सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मौसर तरीके से खुराक और ईंधन बनाने वाले खाम माल में तब्दील करती है। काई से ईंधन बनाकर ट्रकों को पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं और लोग काई के ईंधन से ऐसा कर चुके हैं। साइंसदान काई को लेबोरेटरियों के अलावा खुली फिजा में भी टेस्ट करते हैं। काई की कई किस्में पानी के बगैर भी उगाई जा सकती हैं। जब फार्म्स की बात होती है तो हमें खारा पानी, रिसाइकल किया हुआ पानी या तेल और गैस बनाने से पैदा होने वाले पानी का ख्याल आता है। लेकिन काई को काबिले काश जमीन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये जमीन की बालाई सतह पर उगाई जाती है। तो मुमकिन है कि काई से बनी अशिया के स्टोर्स में आपको जूतों के तले और कार सीट्स मिलें। आजकल इस्तेमाल किए जाने वाले अक्सर प्लास्टिक खत्म नहीं होते और साल हर साल और सदियों तक मौजूद रहते हैं। बहुत मुमकिन है कि काई से बना हुआ प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होगा। फिलहाल काई से बना ईंधन आम ईंधन से महंगा है, लेकिन साइंसदान पुरुमीद हैं कि एक अशरे के दौरान काई से बनी अशिया और खुराक आम हो जाएंगी, जिसे नाकाबिले इस्तेमाल पानी और नाकाबिले काश जमीन पर उगाया जाएगा और ये मुज़र गैसों में कमी लाने में भी मददगार होगी। शलिश लंजे के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। मुहिमजों ने करीबन 200 साल पहले दुनिया का 7वां बरआज़म एंटार्क्टिका दरियाफ्त किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पर मल्टीनेशनल कंपनीज ने कब्जा शुरू किया। 1950 में बिलाखिर दुनिया के कई मुल्कों ने ऐसे मुआहिदे पर दस्तखत किए जिसमें इस बर्फ से ढके बरआज़म के तहफ़्फ़ुज़ का मुआहिदा किया गया। लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों के बायस इस खित्ते को किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, शायद 70 साल पहले इसका इदराक नहीं था। 200 साल पहले की बात है जब मुहिमजू अफराद ने लकड़ी से बने बहरी जहाजों की मदद से सख्त पानियों से गुजरकर बर्फ से ढका एक बरआज़म दरियाफ्त किया। उस वक्त तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा था। नक्शे पर भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी और फिर वो लोग नक्शे से हटकर उस जगह पर पहुँचे। ये खबर तेजी से फैली और दुनिया भर से लोगों ने एंटार्क्टिका का रुख कर लिया। कुछ अफराद को कामयाबी हुई जबकि कई मुल्कों ने यहाँ ये कहकर अपने झंडे गाड़ दिए कि ये जगह उन्होंने दरियाफ्त की है। ताहम 1959 में एक ऐसा मुआहिदा बना जिस पर कई मुल्कों ने इस रजामंदी पर दस्तखत किए कि इस खित्ते को अमन और बाहमी ताउन से साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही मौसमियाती तब्दीलियों, सयाहत में इजाफा और मछलियों की पैदावार बढ़ाने के बायस एंटार्क्टिका को पहले से ज्यादा चैलेंजेस का सामना है और इसलिए अब दुनिया के पास इस खित्ते पर आपस में लड़ने के लिए ज्यादा वजूहात हैं। इसका मतलब ये भी है कि चीन जैसा मुल्क इस सिलसिले में ज्यादा हकमियत जता सकता है और मुतालबा कर सकता है कि इस खित्ते के इंतजाम में उसकी भी सुनी जाए, क्योंकि शंघाई जैसे शहर ही हैं जो समंदर की सतह बढ़ने से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। एंटार्क्टिका में कई मुल्कों के कंट्रोल के साथ साथ सतह समंदर में इजाफा भी एक मल्टी नेशनल खतरा है और इसके लिए टीम वर्क या मिलकर काम करने की जरूरत है। हम इस पर इस कदर तहकीक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से पिघलने वाला पानी बरतानिया से मुंसलिक जजीरों तक पहुँचेगा। ज्यादातर मुल्कों का ख्याल है कि अब अंटार्कटिका को समझने के लिए अलग अलग काम करने की बजाय मिलकर सोचने की जरूरत है कि इस पर कैसे हुक्मरानी की जाए। मुहिमजुओं की जानिब से जमीन के इंतहाई जनूब में वाक़े ये खित्ता 1820 में दरियाफ्त हुआ था। 1959 में 12 मुल्कों ने एक मुआहिदे पर दस्तखत किए। आज इस मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले मुल्कों की तादाद 50 से ज्यादा हो चुकी है। अराश अरब असादी के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। और ये था आज का व्यू 360 प्रोग्राम। पर फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल है उर्दू VOA, जिसे आप फॉलो कीजिए। अपना कंटेंट भी हमसे शेयर कीजिए, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।